बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून में बहुत से इलेक्टेबल्स की शमूलियत का सिलसिला कुछ तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि इलेक्टेबल्स को आइंदा सियासी मौसम का पता चल चुका है कि ये जो मौसम है इसमें हवाओं का रुख किस तरफ होगा? और एक और सवाल बहुत अहम है कि क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के रास्ते की तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो चुकी हैं या अभी कोई रुकावट बाकी है? और यही सवाल जो है ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में भी है कि क्या इमरान खान साहब की जो नाअहली का ख़तरा है ये टल गया है या ये ख़तरा अभी तक मौजूद है? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो साइफ़र केस में उनके जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है तो अब ये दोबारा असर नो ट्रायल शुरू होगा और इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो एक कानूनी मसला है, इस पर दो कानूनी माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और कानूनदान भी हैं, और जनाब नईम हैदर पंचोता साहब जो कि PTI के वकील भी हैं और माहिर कानून भी हैं। तो तारड़ साहब, सबसे पहले आप बताइए कि क्या नवाज़ शरीफ साहब के रास्ते की तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का जो नाअहली का अरसा था, जो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस ताहियात नाअहली को कानून साजी के ज़रिए 5 साल की नाअहली में तब्दील किया जा चुका। कोई भी सियासतदान उस कानून के पास होने के बाद 5 साल से ज़्यादा नाअहल नहीं रह सकेगा। अच्छा, ये इलेक्शन एक्ट की तरमीम है जो दोनों ऐवानों से पास होकर सदर मुमलिकत के दस्तखत होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर चुकी। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो 2 केसेस हैं उनकी अपील्स लग चुकी हैं। हिफ्ज़ मा तक़द्दम, वो भी हमने अपील्स के लिए अर्ली हेयरिंग की भी एप्लीकेशन डाली और कल जो हेयरिंग हुई उसके अंदर तफसील से सारी बात हुई। तो पीर वाले दिन से वो रेगुलर हेयरिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तो मियाँ नवाज़ शरीफ के रास्ते में मैं इतनी ज़्यादा रुकावटें नहीं देख रहा। उनकी पहले भी जो प्ली रही है हमेशा से कि बेटे से जब तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया, उसके बाद नाइंसाफ़ी पर मबनी उस वक्त के करता धरता लोगों ने उन पर केसेस बनाए। पाकिस्तान की तारीख की वाहिद मिसाल है कि नैब का ट्रायल रोज़ाना की बुनियादों पर चला हो। इसके अलावा आपको किसी दूसरे शख्स की ये मिसाल नहीं मिलेगी। अरशद मलिक की वीडियो हो या वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी की स्टेटमेंट हो, ये तमाम चीज़ें पॉइंट करती हैं कि सियासी इंतकाम था। इन केसेस में है कुछ नहीं, तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ क्लियर होंगे। जी पंचोता साहब, आपका क्या ख्याल है? नवाज शरीफ साहब के रास्ते की तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो गई? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया अहमद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f की जो तशरीह की है उसके अंदर ताहयात नाअहली इनकी की है, और इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके सिर्फ एक शख्स को ये फ़ायदा देना वो नामुमकिन है और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि आर्टिकल जो 12 है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। अगर कोई लॉ जो है जुर्म हुआ है किसी टाइम के ऊपर, तो वो उस वक्त का कानून होगा वो लागू होगा। ये नहीं होगा कि आज किसी लॉ के अंदर तरमीम करके तो पुराने किसी फैसले को फ़ायदा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महज इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके नहीं जो है वो रद्द किया जा सकता। तो लिहाजा उनकी नाअहली जो है ताहयात है। 5 साल वाला जो है वो इस इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके उस फैसले को ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें मेरा एक सवाल ये है ताउल्लाह तारड़ साहब कि नवाज़ शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस जो है उसमें 10 साल के लिए नाअहल किया गया, 7 साल कैद की सज़ा हुई, इसमें वो ज़मानत पे हैं। अच्छा, और इसी तरह जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस केस है इसमें उनको 10 साल कैद की सज़ा हुई। इन दोनों मुकदमात में अब उन्होंने ज़मानत ले ली है। ठीक है, ज़मानत ले लिया है, लेकिन उनके जो सज़ा है वो अभी तक बरकरार है। तो ये एक सवाल पैदा होता है कि जब नवाज़ शरीफ साहब 2024 के इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे तो वहाँ पर जो आइन के आर्टिकल 63(1)(h का जो एक क्लॉज है, मसलन वो ये कहता है कि कोई शख्स मजलिस शूरा के रुकन के तौर पे मुंतखब होने या चुने जाने और रुकन रहने के लिए नाअहल होगा अगर उसे किसी भी इखलाकी पस्ती के जुर्म में मुलव्वस होने पे कम अज़ कम 2 साल की सज़ाए कैद सुनाई गई हो तावक्ते कि उसको रहा हुए 5 साल का अरसा ना गुजरा हो। तो 5 साल का अरसा तो नहीं हुआ, सज़ा जो है वो ज़मानत पे है लेकिन सज़ा ख़त्म नहीं हुई, तो जो रिटर्निंग अफसर है वो क्या करेगा उसको? देखिए, इस पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मगर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ का जो एवनफील्ड का केस था
उसमें जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाइज्जत बरी होती हैं तो डिविजनल बेंच ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ पे अपने वालिद की मावनत और अयानत का इल्ज़ाम है, एडिंग एंड अबेटिंग का। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जिस जुर्म की मावनत और अयानत का इल्ज़ाम है, क्या वो जुर्म सरजद भी हुआ था कि नहीं हुआ था। उन्होंने प्रिंसिपल अक्यूज मियाँ नवाज शरीफ के केस को पूरा खोला, उसका एक एक मेरिट डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि नैब नाकाम रहा है ये साबित करने में कि ये जुर्म सरजद हुआ था, इसलिए मरियम नवाज शरीफ को हम बाइज्जत बरी करते हैं। तो वो प्रेसिडेंट अपनी जगह मौजूद है, तो मैं इसको रस्ते की रुकावट बिल्कुल नहीं समझता। मेरा ख्याल है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, वो जुडिशियल ऑर्डर मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस ने दिया है। लेकिन ये तो नईम पचौथा साहब की जो पार्टी है ये तो नॉमिनेशन पेपर्स पे एतराज़ करेगी। आप रिटर्निंग अफसर ने अगर आपके एतराज़ात मुस्तरद कर दिए तो आप क्या करेंगे? देखें, खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक कह रहे हैं या इनकी, पहले तो ये बताएं। नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। देखिए, बात यह है, गुजारिश ये है कि जो इनकी नाअहली है वो ताहयात है, उसको कभी भी इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। और 63(1)H की जो आपने बात की है वो बड़ी आपने क्लियर बात की है, उसके अंदर कोई मुबम नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूँ ही अगर कर लिया जाए कि नवाज शरीफ साहब वहाँ से निकलते हैं और अटॉर्नी के ज़रिए जो है पटिशन दायर हो जाती है तो उसके ऊपर कोई इतराज़ भी नहीं लगता और बेल भी उनको यहाँ पर बैठी जो है अमला, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच जाता है। तो अगर ऐसे इंसाफ देना है 420 सेकंड के अंदर, तो फिर यहाँ पर तो हर चीज़ हम नई से नई देख रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्लैरिटी ले लें। देखें, बायोमेट्रिक्स नादरा करता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला कहीं नहीं गया। नादरा की ये सहूलत हर किसी को मैसर है। मेरे हल्के से उठता है बाबा बूटा, वो कहता है जी मेरा ID कार्ड बनना है, वैन भिजवा दो। ID कार्ड वाली वैनें बायोमेट्रिक करती फिरती हैं लोगों के हल्कों के अंदर। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले की इसमें कोई वो ड्यूटी नहीं थी। नादरा का अमले के पास ये सहूलत मौजूद है कि वो बायोमेट्रिक्स कर सकें। ये इनको गलती लगी है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला नहीं था। नहीं, इसमें गुजारिश ये है, बड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगा। खान साहब को जब बायोमेट्रिक के लिए यहाँ पर हमने इस्तदा की थी कि उनके ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ है और वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उसकी जो है एग्जाम्पशन उन्होंने कहा जी कि खुद आएँ यहाँ पर, अभी आएँ और करेंगे बायोमेट्रिक, तो तब उनको जो है वो उनकी दरख्वास्त जो है एक्सेप्ट होगी। और 9 मई को इमरान खान साहब उसी बायोमेट्रिक कमरे से अगवा किए गए थे, वो पूरी दुनिया जानती है, जिसके ऊपर फिर पूरे मुल्क के अंदर जो है पुरअमन एहतजाज हुआ और आगे फिर जो है वो सारा सिलसिला पुरअमन एहतजाज था ना। जुलाओ घिराव को तो कभी इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि हम उसको कोई एंडोर्स करते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि जी इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ जो साइफर केस में जेल ट्रायल हो रहा था, उसको तो अदालत ने उसको रोक दिया है। तो अब वो जो ट्रायल अगस्त के महीने से शुरू हुआ था, तो अब वो दोबारा से शुरू होगा। तो ज़ाहिरी बात है, दोबारा से शुरू होगा तो उसका बेनिफिशरी तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। तो आपको नहीं लगता कि 8 फरवरी तक इस केस का कोई फैसला नहीं होगा? मुझे ये लगता है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फर्द जुर्म आयद होने के बाद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ अभी उन गवाहों के बयानात को कलमबंद हुए। ये जेल ट्रायल के हवाले से उन्होंने ये लिखा है कि जेल ट्रायल हम इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। जेल ट्रायल क्या मुमकिन है? उन्होंने कहा हाँ मुमकिन है। जेल ट्रायल ओपन भी हो सकता है, इन कैमरा भी हो सकता है। जज की तैनाती को भी नहीं छेड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए कोई इतना डैमेजिंग है। और ये एक ओपन एंड शट केस है जिसमें 20 तकरीबन गवाह हैं। और अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर जो मौजूद है उसमें लिखा गया है कि 4 हफ्ते में इस ट्रायल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल वाले ऑर्डर ने उस 4 हफ्तों वाली शिक को ना छेड़ा है ना उड़ाया है, वो बरकरार है। मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के तहत स्पेशल जज जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जज हैं वो पाबंद हैं कि 4 हफ्तों में उन्होंने ये ट्रायल मुकम्मल करना है। और फर्द जुर्म तो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, इस वाले से नईम पंचोता साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में आपके चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़मानत की दरख्वास्त पे जो उस पर वहाँ पे जो समाअत हुई है, तो उसमें भी कोई इसी किस्म की गुफ्तगू हुई है। उसमें ये कहा गया कि अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि साइफर केस में बाज़ दफ़ात जो हैं उस पर तो सज़ाए मौत भी है, और साइफर मुकदमात में कुछ दफ़ात में सज़ा सिर्फ 2 साल है और कुछ में सज़ाए मौत और उम्र कैद है।
और फिर जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि पहले केस पर कहा गया था कि आज़म खान मुलजिम है, इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुलजमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। और अदालत ने पूछा कि साइफ़र एक सीक्रेट दस्तावेज़ थी या नहीं, तो सलमान सफदर साहब जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने कहा कि साइफ़र डी क्लासिफाइड होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज़ नहीं थी। तो यहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हमारे सामने मसला साइफ़र का मतन लीक करने का है। अब जो अहम बात है वो ये है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा है कि ट्रायल कालदम होने के बाद इस्तिगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। ट्रायल कालदम होने पर तो आपका तो नुकसान हो गया, ये उन्होंने सलमान सफदर साहब को कहा। और फिर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी किए और समात गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको जो जेल ट्रायल ख़त्म हुआ है, आपके ख्याल में इसका इमरान खान को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरी कौम ने देखा कि किस तरह से इस केस के अंदर, जैसे तारड़ साहब ने खुद फरमाया कि प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया? पहले इसी तरह से ये बोगस झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी 24 अप्रैल को ये इनकी हुकूमत के अंदर जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कंडक्ट हुई जिसमें डी मार्च किया गया। क्या पेपर के बगैर जो है, उस डॉक्यूमेंट के बगैर, उस साफिर के बगैर वो मीटिंग कंडक्ट हुई? डी मार्च फिर किस पर हुआ? बातों पे हुआ डी मार्च। हाँ। तो इट्स मीन कि जब उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त डी मार्च हुआ है, जो है उनकी जो है सुपरविजन में ये जो है मीटिंग हुई थी। तो वो साबित करती है कि साइफ़र जो है फिर इनकी कस्टडी में था। फिर वो साइफ़र तो है जो इमरान खान साहब के ऊपर लगाना कि वो उन्होंने चोरी कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर कस्टोडियन नहीं होता। आज अदालत में भी बड़ा वाज़ह तौर पर ये आर्गूमेंट्स के दरमियान बात की गई है कि जैसे ये अदालत लगी है, यहाँ पर जितना स्टाफ बैठा हुआ है, पेपर तो इन्होंने कंट्रोल करने हैं, किसी जगह पर रखने हैं, उठाने हैं, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल हैं, कोई भी जस्टिस जो है वो साथ तो नहीं पेपर लेकर घर जाता, या कोई भी उसकी जितनी भी मिनट्स ऑफ मीटिंग या दस्तावेज़ात होती हैं। ये बात आज रिकॉर्ड कैसा है। और जो तमाम नोटिफिकेशंस हैं, तमाम नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया गया है। जेल के अंदर जो ट्रायल के हवाले से नोटिफिकेशन थे जो साबित कर रहे हैं कि किस तरह से उजलत दिखाई गई, किस तरह से तेज़ी दिखाई गई, किस तरह से ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस केस के अंदर सज़ा हो। उसकी रीज़न क्या है? तोशा खाना केस के अंदर सज़ा सस्पेंड होगी। हमने एक CM फाइल की है जिसमें हमने ये सदा किया है कि उनकी कन्विक्शन बाकी है, वो भी ख़त्म हो। तो वो जो दरख्वास्त है अगले हफ्ते के लिए फ़िक्स है। अगर वो हमारी जो है कन्विक्शन ख़त्म होती है दैन जो है वो खान साहब की नायली भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी गैर आइनी एक नोटिफिकेशन जारी किया 63(1)H के तहत, उसके तहत उन्होंने मतलब बगैर नोटिस किए, बगैर कुछ देखे उन्होंने नायल कर दिया। तो जब वो नायली ख़त्म होगी तो साथ ये जो 4 हफ्तों की बात कर रहे हैं, किसी ने क्या वहाँ पर कहा था कि आप 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस ट्रायल को ख़त्म करें? क्या पाकिस्तान के अंदर बाकी जो ट्रायल चल रहे हैं वो भी हाई कोर्ट जो है बगैर उनको जो है पुश किए वो 4 हफ्तों के ऑर्डर दे देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ख़त्म करें ताकि इलेक्शन के अंदर इमरान खान को बाहर रखा जाए? टारगेट सिर्फ इमरान खान साहब हैं, टारगेट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसको बाकायदा तौर पर पोलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। ठीक है, 200 मुकदमात हैं, उनकी ये भी एक कड़ी है। 200 हो गए, 200 मुकदमात तो हो गए मेरा ख्याल है 200 और अब तो क्रॉस भी हो गए होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ मुकदमात में रोज़ाना नॉमिनेशन हो रही है। आज भी हमने देखा कि एक नई FIR जो है वो वहाँ पर मियाँ वाली में एक फिर 200 हो गए क्योंकि 199 थे। मैं इसका जवाब जरा देना चाहता हूँ जी। देखिए, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। एक प्राइम मिनिस्टर जाता है जलसे में, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लहराता है और कहता है ये अमेरिका ने मुझे थ्रेट किया। उसके बाद तफ्तीशी इदारे FIA के पास जाके आप कहते हैं कि मेरे से वो कागज़ गुम गया। क्या वज़ीर आज़म को ये इजाज़त थी कि वो जलसे पे एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जाके उसको मिसरिप्रेजेंट करता? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का जवाब और जिसका भी जवाब था नहीं सर, ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी कि ना उस पे ना थ्रेट थी ना कंस्पिरेसी थी। ये बात मानने में आती है कि एक मुल्क का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके सफीर को बुलाए और वो कहे कि हमें ऑर्डर मिला आपकी हुकूमत गिराने का, ये कोई बात है? कभी बाजवा मार्च किस बात पे हुआ? अच्छा, मैं मुकम्मल कर टेक्निकल बहस में नहीं जाते। नहीं, कभी बाजवा कभी अमेरिका, कभी अमेरिका कभी बाजवा। देखिए ना, आपकी कस्टडी में एक डॉक्यूमेंट आपका कानूनी वजदान क्या बता रहा है आपको कि 8 फरवरी 2024 तक इमरान खान साहब इस केस में कन्विक्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे? मैं ये समझता हूँ कि वो तोशा खाना की घड़ियों का जब पूछा जाता था ना कि आपने ली और आपने बेची, बहुत सारे लोगों का ख्याल था इमरान खान रियासत मदीना, अमर बिल मारूफ, नेक आदमी, ये कहाँ घड़ियां लेके बेचेगा? जब अदालत में उसने कहा ना कि मैंने बेची हैं और मैंने ली भी हैं,
बड़े लोगों की आंखें खुली, क्योंकि ये झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मानते तो है नहीं किसी बात को। उस केस को तकनीकी बुनियादों पे डिले करके ये तमाम पत्ते खेल चुके। साइफर में अब क्या है, जेल ट्रायल को चैलेंज किया है। ये कभी मीर साहब आपने सुना है कि ये मेरिट पे बात करें कि हमने घड़ियां नहीं ली, हमने को 190 मिलियन पाउंड में फैसिलिटेट नहीं किया, उसका एक जुर्माना दूसरे जुर्माने से हमने सेटल नहीं किया? कभी आपने सुना है कि इन्होंने कहा हो कि हमने साइफर के साथ नहीं खेला, या हम इस साइफर को जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं? ये तकनीकी बुनियादों पे देखिए, न्यूक्लियर की ये बात करें, हमारा मुल्क है तो क्या बाहर से धमकी मिले तो उस मुल्क का वजीर आज़म जो 25 करोड़ अवाम का वजीर आज़म है और उसको वोट दिया है लोगों ने, और क्या वो अवाम के पास ना जाए कि ये बाहर से धमकी मिली है और मेरी हुकूमत जो है आपके वजीर आज़म को हटाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि हटा दो। अगर जी वो गए थे ना जी, और इसके ऊपर डिमार्श बाकायदा हुआ, उस बात को एडमिट किया गया कि इस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है या हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है उसके ऊपर डिमार्श होगा। तो ये किस बात के ऊपर डिमार्श प्रोटेस्ट होता है। दूसरे नंबर पर जो तोशाखाना के हवाले से बात करें, घड़ियों के हवाले से बड़ा वाज़ह तौर पर कहा है कि जो कीमत थी उससे 3 गुना ज़्यादा हुई है। और जो अलकादर ट्रस्ट केस की बात कर रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है। कल जब हम जेल के अंदर थे, नैब जो है रिमांड मांग रही थी कि हमें डोनेशन डीड की ओरिजिनल कॉपी चाहिए। इमरान खान साहब जब भी नैब के सामने पेश हुए हैं, तमाम सवालात के जवाब दे चुके हैं, तमाम जो दस्तावेजात हैं वो फराम कर चुके हैं, उनकी बेगम को रोज़ाना नोटिस भेजे जाते हैं, उन्होंने भी आकर तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। डोनेशन डीड के ऊपर रिमांड लेना, पहले 9 मई को इन्होंने 7 दिन का रिमांड लिया, उसके बाद फिर जब साइफर केस के अंदर ही गैर कानूनी तौर पर इस केस के अंदर इन्होंने गिरफ्तार कैसे गैर कानूनी तौर पर किया वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नैब जाकर बयान देता है कि जो ऑर्डिनेंस है करंट, उसके मुताबिक 10 दिन के अंदर रिवीजन्स फाइल होनी थी। ये जो रिवीजन्स फाइल की गई हैं 10 दिन के बाद की गई हैं। जब अदालत ने लॉ मिनिस्ट्री से करंट जो है ऑर्डिनेंस मंगवाया तो उसके अंदर वाज़ेह हो गया कि वाकई ये तो गलत बयानी कर रहे थे। उन्होंने माफ़ी मांगी है कोर्ट के अंदर, अपोलोजाइज़ किया है। हम ये देख रहे थे कि रिवीजन्स बहाल हो जाएंगी, लेकिन रिवीजन्स जो है वो खारिज कर दी। क्यों? उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी। मैं देखें 3 डेट्स इन्होंने बहानों से ली हैं तकनीकी बुनियादों पे। तकनीकी क्या ये तमाम केसेस को डिले करना था। मेरी बात सुने ना, मैंने आपकी बड़ी तहम्मुल से बात सुनी है, इस तरह तो फिर शो नहीं चल सकेगा। तमाम केसेस तकनीकी बुनियादों पे ये डिले करते हैं। हर जगह पे ये मेरिट पे कभी बात नहीं करेंगे। इनसे आप मेरिट की बात करें और मुझे बताएं अमेरिकन लॉबियस्ट फर्म्स किसने हायर की, अमेरिका से मदद किसने मांगी, किसने कहा कि ये जनरल बाजवा की साजिश अमेरिका की साजिश नहीं है? आप नफी में सारे ला रहे हैं। और 190 मिलियन पाउंड का सुन लें, दलील सुन लें। आज इनका कोई रोड एक्सीडेंट होता है, ये एक सिविल दावा करते हैं, इनको कोर्ट कहती है कि आप डैमेजेस दें 1 करोड़ रुपया, साथ ही इन पे एक बैग फ्रॉड का केस हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का 10 करोड़ जुर्माना हो जाता है। क्या वो 1 करोड़ जो रोड एक्सीडेंट वाला था वो 10 करोड़ में जमा हो सकता है कि आप एक जुर्माने से दूसरा जुर्माना अदा कर दें? कोर्ट ये कह सकती है कि आप 1 करोड़ यहाँ जमा करा दें तो बाकी आपका 9 करोड़ रह गया। 2 जराइम हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी क्यों इन्वॉल्व हुई? इमरान खान ने कन्फेशन किया, मान ली बात, उसने कहा कि अगर मैं 190 मिलियन पाउंड में बर्तानिया में केस करता तो टाइम ज़ाया होता और पैसे ज़ाया होते, इसलिए मैंने केस नहीं किया। भाई आपको क्राइम प्रोसीड्स वापस भेजी हैं बर्तानिया की क्राइम एजेंसी ने, और प्राइवेट सिटीजन है। 1 सेकंड के लिए इस पे बात कर लेते हैं। सरकार आपकी थी, आपका काम था स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पैसे को स्टेट के अकाउंट में रखना, ना कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग जुर्माने को सेटल करना। जी देखें हामिद साहब, बड़ी वाज़ेह तौर पर गुजारिश ये है कि वहाँ पर एनसीए और उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ और उसके तहत जो है वो एग्रीमेंट के बाद ये रकम जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगवाई गई है और उसका आपको पता है कि कैबिनेट से मंजूरी हुई। यूँ नहीं हुआ कि इमरान खान के अकाउंट में आ गई, अभी भी 190 मिलियन वहाँ पर पड़ा हुआ है। और उस वक्त ये जो फ्रीज़ की गई थी अमाउंट, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि ये सस्पिशियस जो है ट्रांजैक्शन, ये कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ये हुई है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ था। अगर पाकिस्तान वहाँ पर जाकर मुकदमा लड़ती, पाकिस्तान गवर्नमेंट लड़ती, तो वहाँ पर 190 मिलियन से ज़्यादा जो है पहले पैसे जो हैं हमारे वेस्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाकर लड़ती, अगर हार जाती 5 साल के बाद तो और हमारा नुकसान हो जाता। मुल्क के अंदर पैसा आ रहा था, क्या इमरान खान के अकाउंट में आया? अलकादर ट्रस्ट में भी आपको कोई खतरा नजर नहीं आता इमरान खान साहब के लिए? देखिए अलकादर ट्रस्ट जो अलकादर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, क्या उसके अंदर इमरान खान साहब बेनिफिशियरी थे? वो तो ट्रस्टी थे, अभी भी ट्रस्टी हैं। क्या उन्होंने कोई 1 रुपए का जो है उसके अंदर फ़ायदा लिया? एक अच्छा काम उन्होंने किया कि अपने मुल्क के अंदर एक ऐसी जो है हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है और उस हवाले से उन्होंने यूनिवर्सिटी का जो है वो काम करने का सोचा और उन्होंने डोनेशन की। डोनेशन किसी और से ले लेते क्या? क्यों डोनेशन उन्होंने की है तो उसके अंदर कोई इतराज़? मुझे कोई बात नहीं, वो हौसले से सुनिए। क्या ये महज इत्तेफाक है
कि जिसका जुर्माना आप 60 अरब का माफ करते हैं उसी से जमीन लेके ट्रस्ट बनाते हैं? नहीं, ये उसी पहले की 5-5 कैरेट की अंगूठियों की बातें चलती हैं कि इससे 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट की अंगूठी लो। क्या महज इत्तेफाक है कि फरा गोगी 200 कनाल जमीन से लेती है? क्या महज इत्तेफाक है कि अल कादिर के अकाउंट में 18 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर करते हैं? इमरान खान साहब इतने मासूम हैं, इतने बच्चे हैं कि जिस प्रॉपर्टी टाइकून से वो अल कादिर ट्रस्ट की जमीन भी ले रहे थे, फरा गोगी भी जमीन ले रही थी, 5-5 कैरेट की अंगूठियां भी ले रहे थे, उसी का केस माफ कर दिया, किसी और का केस माफ क्यों नहीं किया? जी सर, इसका क्या जवाब है? गुजारिश ये है कि जो ये बात कर रहे हैं तारड़ साहब अल कादिर ट्रस्ट की, अल कादिर ट्रस्ट जो है वो उससे पहले का शुरू हुआ है, 1 साल पहले का हुआ वो है, ट्रस्ट ठीक है जी। और 1 साल पहले का जो ट्रस्ट शुरू हुआ है उसको कैसे मनसूब कर सकते हैं कि इमरान खान ने उससे क्या फायदा लिया है? क्या इमरान खान के अकाउंट में पैसे आए हैं? क्या इमरान खान के नाम पर ट्रस्ट बना है? क्या इमरान खान जो है ट्रस्टी आप ट्रस्टी है ना, तो उन्हीं के नाम पे बनाया और उनके नाम पे जमीन तो नहीं हुई ना कि वो कोई उसको सेल कर सकते हैं। मियां बीवी ट्रस्टी वहां पर नहीं आप देखिए हम हिसाब दे रहे हैं, आप अपना हिसाब एमएलफील अपार्टमेंट अभी तक रसीदें नहीं दी गई, अभी भी डील के जरिए आया जा रहा है और इसको क्यों नहीं मान रहे? अगर इनको लाडला कहा जाता है तो इन्हें मसला बन जाता है। पूरी दुनिया कह रही है, इसी के ऊपर आपको इतराज है। बलूचिस्तान जाकर आप दूध की नहरों की बात करते हैं, 3 अदवार में आपने क्या किया है? इमरान खान ने तो 3.5 साल में एक परफॉर्म किया है। आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया तो बलूचिस्तान के हवाले से आज एक अहम डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब को 1 हफ़्ते के बाद तलब कर लिया। मसला क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था और अख्तर महंगल साहब को उसको सरबराह बनाया था उसका, तो उस हवाले से आज हेयरिंग हुई। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, इनको एहसास होना चाहिए था ये बलोच तलबा हैं और ये तकरीबन 55 लापता बलोच तलबा हैं। हम समझते हैं कि वो आकर कहें कि ये हमारे बच्चे हैं, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर करते। अगली समात पे निगरान वज़ीर दिफा भी पेश हों और अदालत ने कहा कि इनको बुलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, हम इस्लामाबाद में बैठ के बलोचों के हकूक़ की बात करें। 7 दिनों का वक्त देते हैं, कमीशन की सिफारशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना वज़ीर आज़म को ख़ुद पेश होना होगा। ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज ये कहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और जो पटिशन फ़ाइल हुई थी ये उस वक्त फ़ाइल हुई थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जैसा कि मैंने आपको वक्फे से पहले बताया कि ईमान मज़ारी एडवोकेट ने 55 से ज़्यादा बलोच तलबा के लापता होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी, क्योंकि कुछ तलबा का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद के तालीमी इदारों से भी था। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, अख्तर महंगल साहब को उसका सरबराह बनाया, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फ़ाइल की और उसके बाद उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उस पर कार्रवाई की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और जो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला है इनसे कहा गया कि 55 बलोच तलबा को आप पेश करें, उनको बाजियाब करें, वरना फिर 7 दिन के बाद आपको इन पर्सन कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। अच्छा, आपको याद होगा तारड़ साहब जब आप भी मुशीर दाखिला थे पिछली हुकूमत में, तो उस वक्त ये मामला शुरू हुआ था, तो ना उस वक्त ये मसला हल हुआ ना अब ये मसला हल हो रहा है। ये क्या वजह है कि बलूचिस्तान में नवाज शरीफ साहब गए, बहुत से लोगों को मिले और भी पार्टियां कहती हैं जी कि बलूचिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है, बड़ा सेंसिटिव सूबा है, लेकिन उसका मसला जो है वो कोई हल नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये बड़ा एक गौर तलब मसला है और ये बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर बैठ के कोई वे फॉरवर्ड का तयन करके इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर देना चाहिए और इन लोगों की वापसी जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। हम इस कॉज को सपोर्ट भी करते हैं पूरे तरीके से, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है और इन लोगों की वापसी जल्द अज जल्द जो है वो मुमकिन बनाई जा सकती है पाकिस्तान की स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, और तमाम स्टेक होल्डर्स को आपस में मामला तय करके इसको किसी तरफ लगाना चाहिए। अच्छा पंचोता साहब, मुझे एक कानूनी मेरा सवाल है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें ये 55 तलबा जो है ये 7 दिन के अंदर नहीं पेश होते, तो कोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बुला लेगी, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके कहेगा मैं तो जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा काम तो इलेक्शन कराना है, ये तो मेरा काम ही नहीं है, तो फिर क्या करेगी कोर्ट? नहीं, केयर टेकर जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ वो इलेक्शन कराना है, बल्कि वज़ीर आज़म हैं, मौजूद हैं और उनका काम है कि जो है इस वक्त जो मुल्क के अंदर किसी की भी जान और माल की हिफाजत उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है और वो उससे
मुनरफ नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पर बात ये करें कि जो 16 महीने इनकी हुकूमत रही उसके अंदर जो जबरी गुमशुदगियाँ और बयानात लिए गए वो आप सबके सामने हैं। क्या उनके ऊपर जो है इन्होंने कभी बात की? बल्कि ये तो खुद करवाने वाले थे। लोगों को अगवा करवा के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लोगों को अगवा करवा के उनसे पार्टियां चेंज करवाई गई, दूसरी पार्टियों में शामिल वो तो आप अपनी पार्टी के लोगों की बात करें ना। ओवरऑल ये वो बलोच तलबा हैं, कोई कायदा यूनिवर्सिटी से उठाया गया, कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उठाया गया, कोई पिंडी से उठाया गया, कोई कहीं से, और ये इनको उठाया गया जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और फिर पटिशन फाइल हुई, और फिर वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म बदलते गए, ये मसला हल नहीं हो रहा। देखिए, मसला हल होना चाहिए, और ओवरऑल जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन और ये जो अगवा करी हैं, ये सिलसिला बिल्कुल बंद होना चाहिए और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोर्ट जो है उसके सामने केस जाए और वो अदालत ये कहे कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको जो है वो रिहा कर दिया जाए। अच्छा, कादर मंदोखेल साहब, आप क्योंकि वकील हैं और इस किस्म के केस जो हैं वो डील भी करते रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये हुकूमतें, पिछली भी 3-4 हुकूमतें बदली हैं, ये मसला हल नहीं हो रहा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है जी कि 7 दिन दे रहे हैं, 7 दिन में अगर ये बच्चे बाजियाब नहीं होते तो फिर वज़ीर आज़म को आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब को बुला लेना जो है, इसकी क्या अहमियत है? इसकी कोई अहमियत नहीं है, ना वज़ीर आज़म की बस की बात है। गो के दोनों का ताल्लुक़ वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान से है। लेकिन सवाल ये है, हामिद मीर साहब में लॉ एंड जस्टिस कमेटी के साथ था और मिसिंग पर्सन के केस कराची में भी हमने बड़े उठाए हैं, और मैं पहले दिन से और आपके तौर से ये मुतालबा कर रहा हूँ, क्यों ना पाकिस्तान में एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो। हामिद मीर साहब, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के किस शहर में मेरे और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो क्या एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से हमें पता होना चाहिए कि एफआईआर कहाँ का दर्ज है, और जो मिसिंग पर्सन है उसके एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के बताया जाए कि इसने ये जुर्म किए, ये जुर्म किए, जुर्म किए। मिस करना और लवाकिन से ना मिलाना, मैं कहता हूँ ये फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है, इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। तो इस हवाले से पहले दिन आज भी अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाए कि जो भी मुकदमा है, और अदालत का एक ऑलरेडी पंजोता साहब वकील है, तारड़ साहब भी वकील है, कानून है कि जो शख्स गिरफ्तार हो जाए 24 घंटे के अंदर आपको मुतल्लिका अदालत यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यहाँ तो 6-6 महीने, साल तक नहीं होता है। तो क्यों ना ऐसा कानून, क्यों ना ऐसा स्टेप नहीं जाते। मैंने बड़ी कोशिश की है, मगर मैं नाकाम रहा। असम्बली के फ्लोर पे भी और लॉ एंड जस्टिस कमेटी का भी मैं हिस्सा था, वहाँ भी, लेकिन इस चीज़ पे कोई गौर नहीं कर रहा है, न कोई आमी बढ़ रहा है, न कोई पार्टी इसके ऊपर सीरियस इस बात पे गौर कर रही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार बुज़ुर्ग सियासतदानों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सियासत छोड़ के घर बैठ जाएं। आज फिर उन्होंने यही मुतालबा दोहराया है। वो ये बात बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद जी। तारड़ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग सियासतदान जो हैं, इनकी 70 साल उम्र है, 70 साल की जो इनकी सियासत है वो, उसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, ये घर बैठ जाएं। देखिए, मेरा ख्याल है जरदारी साहब की भी उम्र जो है वो खासी है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ऐसी बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। किसी ने कहा होगा कि जी आप यूथ के वोट को कैप्चर करने के लिए ये एक नारा लगा दें, तो उन्होंने लगा दिया होगा। इसको हम संजीदगी से नहीं लेते, और क्या पता कल को फिर हम इकट्ठे बैठे हों, ऐसा वक्त आ सकता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पंजाब के अंदर मेजॉरिटी सीट्स पे इनके पास उम्मीदवार नहीं, किसी ज़माने में होते थे, 2008 में इनकी बेहतर पोजीशन होती थी, अब वो पोजीशन नहीं है। चंद जनूबी पंजाब की सीटें हैं जहाँ पे कुछ बासर शख्सियात इनके साथ जो हैं वो मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बस एक सियासी नारे, इनका क्या बंदा गिला करे, क्या कहे। हम तो इज़्ज़त करते हैं, इकट्ठे बैठे रहें कैबिनेट के अंदर, तमाम फ़ैसले मुश्तरका किए हैं, तमाम फ़ैसले मुशावरत से किए हैं। तो अब वो अगर बुजुर्गी का ताना देते हैं तो हम तो किसी को ये नहीं कहेंगे कि बच्चों के खेलने के देना, ये भी नहीं कहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब को चाहिए कि बिलावल साहब को समझाएं कि जो तजर्बेकार लोग हैं, उम्र के इस हिस्से में हैं, जिन्होंने मुल्क में डिलीवर किया है, मुल्क की बागदौड़ उनके हाथ में रही है और चीज़ों को बेहतर किया है, उनके तजर्बे से सीखना चाहिए। अच्छा, आज बिलावल साहब ने एक 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात की है जी, क्या बात की है, ज़रा सुनाएं जी। पुराने सियासतदान हैं या पुराने सियासत कर रहे हैं, वो आज से दावे कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को हम खत्म करेंगे, NFC को कम करेंगे। मतलब ये है कि चित्राल से वसाइल छीन के इस्लामाबाद को दिलवाना है। क्या आप इसके हक में हैं? ये बताएं जी,
आपको लगता है, क्योंकि आप भी एक अपोजिशन पार्टी हैं, कि 18वीं तरमीम जो है वो ख़तरे में है? बिलावल साहब सही कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जो बिलावल साहब ने बयान दिया है उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए, और ये बात इमरान खान साहब ने भी बड़ी वाज़ह तौर पर की और साबित करके दिखाई। आप मुराद सईद की, बाकी लोगों की, आज हम बैठे हुए हैं तो उनकी वजह से बैठे हुए हैं, तो मौका दिया है। यहाँ पर मसला क्या है? मसला ये है कि 3 अदवार में आपने मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। आप मुझे बता दें, जो ये कहते हैं कि 2018 वाला पाकिस्तान चाहिए, बताएं कहाँ पर दूध की नहरें बहती थीं 2018 में? बताएं क्या आपकी परफॉर्मेंस थी 3 अदवार में, आपने क्या किया? मोटरवे की बार बार बात की जाती है, तो मोटरवे भी तो क्या कोई अपने पैसों से इन्होंने बनाई? अगर जो सड़कें बनाई हैं उनके अंदर कमीशन और जो ठेके और दूसरे ठेकेदारों को मिलते हैं पैसे, वो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, आप बताएं ना कि आपने कोई ऐसा अस्पताल बनाया हो जहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकें। आपको इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। आप बताएं कोई ऐसा तालीमी इदारा जो है आपने बनाया हो जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ सकें। आपके बच्चे बाहर हैं, तो जब आपने मुल्क के अंदर किया कुछ नहीं है, सिर्फ आए और इक़्तिदार किया है, पैसे बनाए, बाहर रखें, और फिर उसका कोई हिसाब। बिलावल साहब सही कह रहे हैं। देखिए, बिलावल साहब ने जो बात की है उन्होंने उनको देख के की है कि पहले इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, अब मेहरबानी करें तो माफ़ी दे दें। ठीक है। अच्छा, मंदो ख्याल साहब ये बताएं कि अगर कोई आदमी जो है उसकी उम्र 70 साल है, तो वो अगर सियासत में हिस्सा लेता है, इलेक्शन लड़ता है, तो ये तो वोटर का काम नहीं है कि वो वोट के ज़रिए उसको मुस्तरद कर दे? क्या ये मुतालबा करना कि क्योंकि आपकी उम्र 70 साल है इसलिए आप घर बैठ जाएं, ये बहुत गैर सियासी मुतालबा नहीं है? नहीं हामिद मीर साहब, मेरे ख्याल में इसको अगर इस नज़र से देखा जाए कि पाकिस्तान की जो यूथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल की वोटर का जो हक था वो मैंने दिलाया। मैं इमरान खान साहब का वकील था और ये पिटिशन मैंने सिना कोर्ट में दाखिल किया और 1.5 करोड़ नौजवानों को मैंने ये हक दिलवाया। आप इमरान खान के भी वकील थे? आप इमरान खान के भी वकील थे? जी मैं वकील था। अच्छा जी मैं वकील था, और ये जो 18 साल वोटर का जो हक है वो मेरे पिटिशन की वजह से हुआ है। ठीक है, ये तारीख का हिस्सा है। अच्छा, उसके अलावा अब पाकिस्तान के नौजवान क्या सोचेंगे हामिद मीर साहब कि ये कैसा कानून है, ये कैसा आइन है कि एक शख्स, मैं उसकी माजी पे नहीं जा रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की, वो जिस तरह हुक्मरान बने, जिस तरह इक़्तिदार हासिल किया, उसको एक तरफ रखे, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है, उसके बाद एक केस उठता है, उसमें वो सज़ा हो जाता है और शाही प्रोटोकॉल में सऊदी अरब चले जाते हैं, फिर 6.5 साल बाद आ जाता है और आइन, कानून, टाइम बार्ड, ये अदालत का वो सब ख़त्म होके और वो बे हो जाता है। फिर उसके बाद वो फिर दोबारा वज़ीर आज़म बनता है, फिर सज़ा हो जाती है, फिर जाके लंदन चले जाता है, फिर वो इक़्तिदार लड़ने के लिए 4 साल बाद आता है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टाइम वो जो पीरियड है अपील दाखिल वो 20 दिन है। 4 साल बाद आता है और 4 साल बाद फिर अपील मंजूर हो जाती है, प्रोटेक्टिव बेल में जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के नौजवान क्या सोचेंगे, और जो नए वकील बन रहे हैं वो क्या सोचेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान ये बताओ कि ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान ये कानून है, ये आइन है। अच्छा, ये पाकिस्तान के नौजवानों को उस वक्त भी सोचना चाहिए था जब वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के वज़ीर दाखिला बन गए थे। लेकिन तारड़ साहब, ये पॉइंट तो वैलिड है, इसका तो जवाब आपको देना चाहिए। इसका जवाब बड़ा अच्छा है। हमेशा नवाज शरीफ साहब को जब भी सजा होती है तो वो कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं। इसका जवाब ये है कि सड़िया ना कर, दुआ कर इतना ही कहूँगा मंदोखेल साहब को। अच्छा, देखें 99 में किस बात की सजा जी? तैयारा हाईजैकिंग केस क्या जेन्युइन केस था? क्या तैयारा हाईजैक किया गया था? क्या सजा जो है लांडी जेल गए, अटक किले में रहे, उसके बाद जिला वतनी काटी ना? जिला वतनी कोई शौक से नहीं काटता। जिला वतनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी काटी थी, कोई शौक से नहीं काटी थी। उसके बाद अभी भी जिला वतनी का ही दौर था, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें। तो ये सारी सजाएं काट के यहाँ से गए हैं ना, यहाँ पे जेल में ही थे ना, जेल से निकल के गए हैं। तो ये अपना अपना नसीब है। मैं क्या इस पे कुछ आप कहेंगे? देखें, जिला वतनी कैसे हुई? जब आप जेल से बेल लेकर इस बुनियाद के ऊपर गए हैं कि मैंने 4 हफ्ते के लिए मुझे इजाज़त दी जाए, मैं वापस नहीं 4 हफ्तों के लिए दी है ना। ये तो नहीं कहा कि आप उधर ही जाकर बैठ जाएं और फिर डील करके वहाँ से आए कि इमरान खान को अंदर डाल देना है, क्रैश करना है पीटीआई को, तो फिर ऊपर से जो है वो स्पाइडरमैन उतरेगा और आके फिर मुल्क के अंदर बादशाही करेगा और दूध की नहरें बह जाएंगी। स्पाइडरमैन बनकर आए हैं ना नवाज शरीफ साहब। हामिद मीर साहब, एक जुमला, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो हवाला दे रहे तारड़ साहब, वो सजा याफ्ता नहीं थी। और नवाज शरीफ साहब दोनों मरतबा सजा याफ्ता थे और जेल से शाही प्रोटोकॉल में गए। फर्क है जरा इसमें। अच्छा, कहा है ना दुआ किया करें, वो कह रहे हैं दुआ करें, वो कह रहे हैं दुआ करें। चले हम भी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम कर। आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।